हम लोग आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर की नीड के लिए और फ्यूचर के इंडिया के लिए एक रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन कैसे? रिसेंट ईयर्स में हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ती जा रही हैं। अब एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो नेचुरल जो प्रोसेस है या फिर जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हम लोग यूज़ करते रहे अभी तक, उसमें हाइड्रो एनर्जी है, बेसिकली तो वही है, और कोल एनर्जी है, जिससे सबसे ज़्यादा एनर्जी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा एनर्जी या सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोल एनर्जी से प्रोड्यूस होती है। अब पॉइंट ये है कि ये दोनों ट्रेडिशंस में एक ड्रॉबैक है कि एक में तो लैंड बहुत ज़्यादा सबमर्ज हो जाती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और दूसरे में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तीसरा इसका जो सोल्यूशन इसका सब्स्टिट्यूट निकल के आता है वो ये कि आप जो जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसको यूज़ करो, जैसे सोलर टेक्नोलॉजी है या फिर विंड एनर्जी है, तो बाकी जितनी भी इस टाइप की जितनी एनर्जीज हैं, थर्मल एनर्जी है। बट पॉइंट ये है कि ये सब कुछ इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकती जितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है इंडिया के लिए। उसका एक ही सोल्यूशन है, दैट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। और न्यूक्लियर एनर्जी का एक बड़ा एस्पेक्ट ये है कि ये टेक्नोलॉजी क्योंकि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और जितनी एडवांस है उतनी रिस्की है। अब रिस्की किस सेंस में? रिस्की सेंस में अगर कहीं पर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ, जैसे फुकुशिमा में हुआ, जैसे चेरनोबिल में हुआ रशिया के अंदर, फुकुशिमा तो खैर इतना बड़ा नहीं था पर चेरनोबिल के अंदर, तो ये कि जो डेथ चांसेस हैं या फिर डिज़ास्टर के चांसेस हैं वो बहुत कई गुना बढ़ जाते हैं। प्लस क्योंकि हमारे जो एडवर्सरीज़ हैं पाकिस्तान और चाइना, तो उनका भी एक डर है कि ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर जो फ्यूल है वही लीक हो जाए, फिर तो कई सारे लोग मर जाएंगे, जैसे हम लोगों ने भोपाल में यूनियन कार्बाइड के केस में देखा था। अब पॉइंट ये कि ये टेक्नोलॉजी के अंदर अब जो जो हम लोग टेक्नोलॉजी जो पहले यूज़ करते रहे, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर हैं, बट अभी उसमें कुछ चेंजेस आए, फास्ट बीटर रिएक्टर्स आ गए अभी नई टेक्नोलॉजी के अंदर। बट पॉइंट ये कि जिसको लेके हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया अमेरिका की जो डील हुई, हम लोग उसको प्रीवियस क्लासेस में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया अमेरिका डील जो 2007-8 में होती है, उस डील के अकॉर्डिंगली अमेरिका इंडिया में न्यूक्लियर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा। उसका सबसे बड़ा जो जो एस्पेक्ट था दैट वाज जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर था, वो इंडिया की रिक्वायरमेंट भी है। छोटे छोटे शहर हैं, छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एक बार फ्यूल डाल दो, कई साल तक उसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा। रिक्वायरमेंट तो इंडिया की वही है, एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर, बट ये कि उसके साथ साथ हमें कुछ बड़े रिएक्टर भी चाहिए। तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो डिक्लेयर किया कि इंडिया की जो कैपेसिटी है फिलहाल न्यूक्लियर एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो अभी है 8 गीगा हर्ट्ज के आसपास, गीगावाट्स के आसपास, और उसको लेके 100 गीगावाट्स तक लेके जाना है। और उसके लिए क्या करेंगे कि नंबर ऑफ रिएक्टर जो हैं वो एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे उसके लिए बड़े लेवल के ऊपर, यानी कि 2047 तक इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसको 100 गीगावाट तक उसको डेवलप करना है। पॉइंट ये है कि 100 गीगावाट का जो टारगेट हम लोगों को नज़र आ रहा है, इसमें कई सारे हिकअप्स हैं। सबसे बड़ा हिकअप तो न्यूक्लियर फ्यूल का है, फिर उस टेक्नोलॉजी का है, उस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए रिस्क का है। तो ये सब चीज़ें जो हैं जब ये सब डेवलप हो जाएंगे, उसमें अब जो इम्पॉर्टेंट है कि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इंटायरली डिफरेंट है। उसमें किसी भी कंडीशन में आधे सेकंड के लिए भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जानी चाहिए, ठीक? तो अब उसी हिसाब से मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडीशन में जा ही नहीं सकती। तो उसके लिए आपको एक कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन चाहिए। सबसे रिलायबल सोर्स जो है न्यूक्लियर एनर्जी है। हालांकि कई सारे उसके जो हैं उसके ड्रॉबैक्स कई सारे हो सकते हैं, बट हम ड्रॉबैक को डिस्कस नहीं करेंगे। ड्रॉबैक तो हर चीज़ के हैं, वो तो हाइड्रो एनर्जी की डैम टूट गए तो क्या होगा। बट ये कि टेक्नोलॉजी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, यूरेनियम का हमारे पास नहीं होना, बट इन सब चीज़ों को साइड करके हम लोग इमेजिन करके चल रहे हैं कि 2047 तक इंडिया 100 गीगावाट जो जो उसकी जो कैपेसिटी है उसको अचीव कर लेगा। तो न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। इसके लिए अब हमारा जो एक्ट है, शांति एक्ट है, वो भी इम्पॉर्टेंट है कि जो इंडिया ने पास किया, जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के बनाया गया है। अभी तक हमारी जितनी सरकारें आई वो सब आज यानी कि आज में जीती रही कि आज की प्रॉब्लम क्या है, इसको आज सोल्यूशन करो उसका। फ्यूचर को लेके प्लानिंग जो थी वो बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं थी। हालांकि प्लानिंग कमीशन था, काम किया करता था, बट ऐसा कुछ बड़ा अचीव नज़र नहीं आया। बहुत बार प्लान फेल हुए, बट ऐसा फ्यूचर को लेके प्लान जो थी पहली सरकारों ने नहीं किया। उसके पीछे फाइनेंसेस की कमी, कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशन का डिस्टेबल होना, इंटरनेशनल कंडीशन का कुछ और होना, तो ये सब फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। अपनी इसको डिस्कस करते हैं।
So nuclear energy no longer just a carbon neutral base load solution for the standard grid loads in the era of AI supercomputing and semiconductor, जिसको हमने डिस्कस किया। AI supercomputing and semiconductor era के अंदर हम लोग कुछ और रेवोल्यूशनरी करना पड़ेगा। तो फैब्रिकेशन कॉन्टिन्यूस 24.7 एटॉमिक पावर इज द अल्टीमेट बैकबोन फॉर द टेक्नोलॉजी सोवरेनिटी। तो ये यू कैन यूज दिस कोट अपने पेपर के अंदर, जीएस पेपर 3 के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, इकोनॉमी के सेक्शन में भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पेपर 2 और पेपर 3 के लिए, यूपीएससी पेपर 2 पेपर 3 के लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या, डिलीवरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अगस्त 27, 2026 में Narendra Modi set an ambitious target for expanding India's nuclear power capacity to 100 gigawatt by 2047 alongside commissioning 5 new reactors within the current decade। इस decade के अंदर जो सबसे revolutionary step है कि 5 new reactors हम लोग establish करेंगे इस current year के अंदर। ध्यान रखना यूपीएससी मेंस के लिए ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है, प्री में शायद उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। देन उसके बाद हाँ हो सकता है कि अगर फैक्चुअल डिटेल्स में आए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। देन ड्रिवन बाय एक्सप्लोसिव इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिन एरियाज में रिक्वायरमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन है, प्लांट जिसको फैब्स कहते हैं, एंड हाइपर स्केल डाटा सेंटर्स हैं। इंडिया इज लेवरेजिंग द लैंडमार्क पैसेज ऑफ शांति एक्ट टू ओपन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी। शांति एक्ट मतलब स्ट्रेटेजिक हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन इंडिया एक्ट जो पास हुआ है। देन उसके बाद while deploying the new pronged strategy combining large pressurized heavy water reactors and indigenous small modular reactor। अभी तक हम इन्हीं से काम चला रहे थे, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो हमको फ्रांस में और रशिया की हेल्प से हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज में एस्टेब्लिश किए थे, और उसके बाद फिर हम लोग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर उसकी अगली स्टेज है। उसके बाद हम लोग आते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के ऊपर, वहां से वहां की लिए जंप है, क्वांटम जंप है एक। वाइन न्यूज, द बैकबोन ऑफ इंडियाज 100 गीगावाट न्यूक्लियर एम्बिशन क्या है? ड्यूरिंग दिस इंडिपेंडेंस डे प्राइम मिनिस्टर फॉर्मली articulated strategic roadmap for the scale India's civil nuclear power generation capacity 100 gigawatt by 2047, the centenary years of India's independence. This vision includes commission 5 new nuclear power reactors within the current decade for satisfying exponent electricity demand from high tech sectors। अब वही हाई टेक सेक्टर जिसको हमने डिस्कस किया, एआई सेक्टर है, सेमीकंडक्टर सेक्टर है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा है। आगे आने वाले दिनों के अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग आएगा तो हो सकता है उसके लिए भी ना नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड हो। अभी की जो कंडीशन है, हवा चलती है, बारिश होती है, लाइट चली जाती है, तो इसका मतलब ये है कि इस टोटल ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी, उसका भी खर्चा आएगा। हाईलाइटिंग द क्रिटिकल इंटरसेक्शन ऑफ द एनर्जी सिक्योरिटी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, द प्राइम मिनिस्टर मोदी नोटेड दैट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक वही पॉइंट सेमीकंडक्टर फाउंड्रीज, AI training clusters and hyperscale data centers require massive uninterrupted zero carbon base load power हमें required होगी, जिसमें कार्बन emission नहीं हो। Announcement build Parliament passage the Shanti Act Strategic Harnessing and Advancement of Nuclear Technology in India Act in 2025 last year pass हुआ, which deregulated civil atomic energy to permit private partnership, captive generation and global technology partnership। तो उसके कई सारे जो bottlenecks थे उसको दूर किया, और फिर उसके बाद ये सोल्यूशन हुआ कि देखो प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे और कंपनीज को अलाउ किया, उसके साथ जो छोटी मोटी जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व कर दिए। देन की मैट्रिक्स में क्या है, 47 की कैपेसिटी टारगेट 100 गीगावाट का है। देन ऑपरेशनल न्यूक्लियर बेसलाइन क्या है, 8.7 गीगावाट अभी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ की तरफ है, एज आई टोल्ड यू इट इज अ क्वांटम जंप, इतना आसान काम नहीं है ये। तो कैपेसिटी जनरेटेड क्रॉस 25 ऑपरेशनल रिएक्टर्स है हमारे पास, विद 10 यूनिट्स ऑफ 8 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है, एंड 10 यूनिट जो 6.6 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं प्री प्रोजेक्ट स्टेज के ऊपर है। एसएमआर मिशन एंड एलोकेशन क्या है, 20,000 करोड़ का आउटले है फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन इन R&D एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स विद 5 ऑपरेशनल एसएमआर टारगेटेड बाय 2033। अब टारगेट ये है कि 2033 तक आते आते हम 5, अमेरिका के आएंगे नहीं आएंगे वो एक अलग एस्पेक्ट है, अमेरिका ब्लैकमेलिंग करता है तो हम लोग उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, तो अपना डेवलप करेगा, BARC अपना डेवलप करेगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अपने न्यूक्लियर रिएक्टर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डेवलप करेगा। कॉम्प्रिहेंसिव इन डेप्थ एनालिसिस क्या कहते हैं, 3 पिलर्स क्या हैं, एनर्जी सिक्योरिटी फॉर द AI सेंटर जिसकी रिक्वायर्ड हमने इसके बताया,
और चिप एंड डाटा सेंटर्स एरा के अंदर हमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो अनइंटरप्टेड 24/7 एनर्जी रिक्वायरमेंट अभी है। देन द हाईटेक बेस लोड चैलेंज क्या है? मॉडर्न सेमीकंडक्टर फैब्स, जिसको मैंने डिस्कस किया, एंड एआई डाटा सेंटर्स रिक्वायर्स 99.9% अप टाइम एंड अल्ट्रा स्टेबल वोल्टेज है, इंटरमिटेंट रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर विंड cannot meet the uninterrupted demand without massive energy storage system। तो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी होना चाहिए, उसके लिए हमने डिस्कस किया कल परसों की क्लास में, कि उससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जो सोलर पावर एनर्जी है उसके साथ बैटरियों को अभी अटैच कर रहे हैं, और इसी तरह से जो विंड एनर्जी है उसके साथ भी बैटरीज अटैच कर, तब अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी। Then decarbonizing digital infrastructure है, nuclear energy delivers a zero carbon high capacity factor 85% energy source है that complement India's 500 gigawatt non-fossil fuel capacity goal by 2030 while insulating high-tech clusters from grid instability। Then site repurposing innovation क्या कहता है? Ministry of Power and DAE analyzing decommissioned coal-fired thermal power plant जो होंगे, ऑब्वियसली आने वाले दिनों के अंदर उनको उसी हिसाब से यूज किया जाएगा, नए रिएक्टर लगाए जाएंगे वहां पे। प्लान टू रीपर्पज लैंड, ग्रिड इंटरकनेक्ट्स एंड कूलिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर SMR इंस्टॉलेशन। जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होंगे उनके लिए जो कूलिंग वाटर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहीं से उनको डेवलप किया जाएगा। देन लेजिस्लेटिव ब्रेक थ्रू क्या था? अब उसमें क्या होता है, जैसे हमने डिस्कस किया था पहले भी, कि जो कोल एनर्जी होती है उसमें क्या करते हैं कि कोयला जलाते हैं, पानी गर्म करते हैं, और पानी गर्म करते हैं उससे स्टीम बनती है, स्टीम बनती है तो टरबाइन घूमती है, ठीक। और जो हाइड्रो पावर, उसमें पानी स्टोर करते हैं, ऊपर से नीचे गिराते हैं, नीचे गिराते हैं तो टरबाइन घूमती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब उसमें भी बड़ी सिंपल है कि वो कॉपर के आसपास, मैग्नेट के आसपास कॉपर घूमता है, बस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। अब इसमें क्या है? इसमें भी यही है, सेम एक रॉड आपको डालनी है न्यूक्लियर फ्यूल की, वो गर्म करेगी, ठंडा करेगी, गर्म करेगी, ठंडा करेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, कुल मिला के वही स्टीम ही बनेगी उसमें भी। तो लेजिस्लेटिव ब्रेक थ्रू क्या है? शांति एक्ट, द टू प्रोंग स्ट्रेटेजीज क्या कहते हैं? शांति एक्ट रिफॉर्म फॉलोइंग पार्लियामेंट लैंडमार्क पैसेज फ्रॉम द शांति एक्ट ड्राफ्ट रूल्स रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, प्रोवाइड क्लियर रेगुलेटरी पाथवे फॉर प्राइवेट सेक्टर एंट्री, कैप्टिव न्यूक्लियर पावर जनरेशन एंड वेंडर लाइसेंस एक्सेट्रा। तो बाहर से कंपनीज आएंगी। अब पहले कई सारी शर्तें थी कि लीकेज हो गया तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। अब उन्होंने कहा कि नहीं, लीकेज अगर होता है, न्यूक्लियर पावर में एक्सीडेंट कोई होता है, न्यूक्लियर पावर सेंटर में या फिर न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर एक्सीडेंट होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए करेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के, अदरवाइज तो इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं इंडिया में। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले, अब वहाँ नहीं जाएंगे, अभी इस न्यूज़ पे रहते हैं। लाइबिलिटी फ्रेमवर्क हार्मोनाइजिंग, उसके बाद अट्रैक्टिंग ग्लोबल सप्लायर्स हैं। अब जो इस तरह की जिनकी एक्सपर्टीज़ है, जो पहले बना चुके हैं, उसमें GE है, अमेरिका की 3-4 कंपनी है जिनकी एक्सपर्टीज़ है इसके अंदर, पर वो आने को इसके तैयार नहीं थी कि इंडिया में उसको क्रिमिनलाइज किया था, अगर ऐसा कुछ होता है तो इनको जेल में डाल देंगे, उसके डर से फिर तो कोई आएगा नहीं। देन द लेजिस्लेटिव ओवरहॉल हैज जनरेटेड इंटेंस कमर्शियल इंटरेस्ट फ्रॉम द ग्लोबल न्यूक्लियर मेजर इन रशिया की जो कंपनी है रोस्टॉम, एंड USA की वेस्टिंगहाउस हॉलटेक, एंड फ्रांस की EDF फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग। इनमें से ये कंपनीज एग्री कर रही हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे और यहाँ पर आके लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी एग्री हो रहे हैं। सो लार्ज रिएक्टर्स वर्सेज इंडिजीनियस SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, अभी ये बनने का थोड़ा सा काम अभी कॉम्प्लिकेटेड है बहुत। पहले हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज के अंदर आए लार्ज PHWR थे, जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, तो 700 मेगावाट्स तक की एनर्जी देते थे या दे रहे हैं। कॉन्टिन्यूस एज बैकबोन ऑफ यूटिलिटी स्केल जनरेटिंग यूजिंग नेचुरल यूरेनियम्स को हम लोग उसमें यूज करते थे, ठीक। फिर उसके बाद स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की स्टेज है, हाईली फ्लेक्सिबल है, फैक्ट्री फैब्रिकेटेड यूनिट्स suited for the industrial decarbonizing, captive data centers and hydrogen generation। तो छोटे रिएक्टर्स हैं कंपैरेटिवली साइज में। उसके बाद बार्क का SMR जो प्रोजेक्ट है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का, इसमें क्या भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स BSMR 200, ये 200 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट जो है, ये पावर प्लांट बनाने के लिए बार्क को उसको कहा गया है। देन 55 मेगावाट का मॉड्यूलर रिएक्टर यूनिट और 5 मेगावाट का हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर फॉर द हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए उन्होंने कहा कि आप प्रोड्यूस करो। तो बार्क अपने लेवल पे काम कर रहा है, वो जो नेगोशिएशंस अपने लेवल पे चल रही हैं। जैसे इंडिया अब 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए रशिया से भी इन्वॉल्व है और जर्मनी के साथ भी हमारी डिस्कशन है,
और इंग्लैंड से भी हम लोग रोल्स रॉयस के साथ हमारा जो एग्रीमेंट हुआ, तो 3 जगहों पर हमारी डिस्कशन चल रही है, प्लस उसके साथ साथ अपना भी हम लोग बना रहे हैं। रशिया से क्या हेल्प आती है, Su-57 खरीदते हैं नहीं खरीदते, वो एक अलग एस्पेक्ट है, बट ये कि हमने मल्टीपल पार्टीज को एंगेज करके रखा और मल्टीपल लेवल के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो मल्टीपल लेवल के ऊपर डेवलपमेंट भी होगी, किसी का कुछ अच्छा। देन उसके बाद स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट विद डिजिटल ग्रोथ, स्केलिंग न्यूक्लियर पावर 100 गीगावाट डायरेक्टली सॉल्व्स द एनर्जी डेफिसिट फॉर द पावर हंग्री एआई ट्रेनिंग सेंटर्स एंड सेमीकंडक्टर फाउंड्री। तो बड़ी बात यह है कि वहाँ पर पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इस करके उनकी रिक्वायरमेंट तो एआई की जो रिक्वायरमेंट है या डाटा सेंटर्स की है, सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट है, वो इसी तरह से पूरी होएगी। और प्राइवेट कैपिटल इंटीग्रेशन वाया शांति एक्ट, ओपनिंग कैप्टिव न्यूक्लियर जनरेशन एंड प्राइवेट फर्म्स क्रिएट कॉम्पिटिटिव फाइनेंस मॉड्यूल्स एंड एक्रीडेट्स रिएक्टर कंसंट्रेशन टाइमलाइंस। एसएमआर इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन क्या है? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है। अब थर्मल पावर से आप एनर्जी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा कार्बन निकलेगा, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे तो आपको बहुत लंबे टाइम तक उसको यूज़ करना पड़ेगा, फिर उतना ही कार्बन ज़्यादा, उतनी बीमारियां ज़्यादा, उसके साथ साथ ग्लोबल प्रेशर भी हमारे ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग का भी। देन मॉड्यूलर रिएक्टर्स BSMR 200 प्रोवाइड फ्लेक्सिबल लोअर कॉस्ट एटॉमिक पावर सूटेबल फॉर कैप्टिव इंडस्ट्रियल हब्स एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शंस। तो जो भारत का जो अपना जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है वो हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर, पर अभी इन्फेंट स्टेज पे है, लंबा टाइम लगता है इन सब चीज़ों को डेवलप करने में, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। एक छोटी सी गलती लाखों लोगों की जान ले देगी, ब्लास्ट जैसा होता है। देन मास्टरिंग द FBR ब्रिज critically achieved, the Kalpakkam fast breeder reactor unlocks stage 2 of India's nuclear roadmap, opening the pathway towards thorium-232 utilization। अब यहाँ पर थोरियम को लेके एक एस्पेक्ट है कि इंडिया में केरला के अंदर मोनोजाइट सैंड होती है, उसमें थोरियम खूब होता है, तो हम लोग उसको एज अ रॉ मटेरियल उसको यूज़ करके हमारी जो रिक्वायरमेंट, जैसे टोल्ड यू कि यूरेनियम हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो थोरियम तो हमारी रेत में ही है ना, जो केरला की कोस्ट है वहाँ पर होता है, तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। बट फिर वही पॉइंट है, अब ये कल्पक्कम जो प्रेशराइज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, वहाँ पर ये थोड़ा सा क्रिटिकल हुआ, लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया उसको। देन थर्मल पावर प्लांट रीपर्पजिंग है, कन्वर्टिंग ओल्ड कोल पावर प्लांट जिसको हमने डिस्कस किया उनको इधर कन्वर्ट कर देंगे। तो बैलेंसिंग एनर्जी मिक्स है, कंबाइनिंग 100 गीगावाट न्यूक्लियर बेस लोड विद रिन्यूएबल एनर्जी इंश्योर्स ग्रिड स्टेबिलिटी एंड सेटिस्फाई ग्लोबल नेट जीरो कमिटमेंट्स। तो कैटेगरी मैपिंग एंड डिटेल में GS पेपर 2 के अंदर जो आएगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडीज DAE एंड AERB, इशू रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपको टॉपिक प्रिपेयर करना होता है। पेपर 3 के अंदर क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है उसमें डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, एनर्जी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूक्लियर पावर, इंडिजिनाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, 3 स्टेज प्रोग्राम, बार्क SMR, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो क्रॉस पेपर रेलेवेंस में इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर लोकेशन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एनर्जी रिसोर्सेज ज्योग्राफी में भी हो सकता है, ऐसे के अंदर एनर्जी सोवरेनिटी, पावरिंग द AI रेवोल्यूशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्लाइमेट कमिटमेंट्स, ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर करना है आपको। देन इंटरव्यू के लिए न्यूक्लियर सिविल लायबिलिटी शांति एक्ट, इंटरव्यू के लिए आपके प्राइवेट पार्टनरशिप एंड पब्लिक सेफ्टी ओवरसाइट SMR, अ लार्ज रिएक्टर इकोनॉमी, की कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स, इसको आप देख लेना, हमने डिस्कस कर लिया है।